कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अचानक शारदा जी की नज़र दरवाजे पर गई, जहां से अंगद अंदर की तरफ आ रहा था। अंगद के साथ उसका असिस्टेंट भी था और अंगद ने अपना हाथ उसके कंधे पर लपेट रखा था। उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था और वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। जैसे ही सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई, सबके होश उड़ गए। स्नेहा ने भी पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। अगले ही पल वो चिल्लाई, अंगद जी! चिल्लाते हुए वो भागते हुए अंदर के पास आई। अंगद ने तुरंत उसे संभाला और बोला, क्या कर रही हो स्नेहा? गिर जाओगी तुम। स्नेहा की आंखों से आंसू बरस रहे थे। उसने अंगद के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे सर से लेकर पैरों तक देखते हुए बोली, ये आपके साथ क्या हुआ अंगद जी? आपके सिर पर इतनी चोट और पैरों पर भी। बाकी सब लोग भी वहां पर आ गए थे, बस सुमित्रा जी को छोड़कर, क्योंकि उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो तो अंगद की मौत का इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ तो बस अंगद को सिर्फ 2-4 चोटें आई थी। उनका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उनकी आंखों में इस वक्त जहर और नफरत साफ नजर आ रही थी। वहीं स्नेहा की आंखों से आंसू बेइंतहा बह रहे थे और शारदा जी भी रो रही थी। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। तेरे बिना तो मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती हूँ। धीरज जी उन्हें संभालते हुए बोले, चुप हो जाइए शारदा जी, अंगद पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होगा। कितनी बुरी हालत हो रखी है उसकी। अब आप इस तरह की बातें मत कीजिए, वरना उसे और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। एक काम करो ध्रुव, तुम अंगद को ऊपर रूम में ले जाओ। सुमित्रा जी तुरंत आगे की तरफ आई और बोली, क्यों? ध्रुव कोई पर्सनल नौकर है क्या अंगद का? शारदा जी गुस्से से चिल्लाई, सुमित्रा! सुमित्रा जी ने तुरंत अपने रंग ढंग बदले और बोली, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ध्रुव कोई नौकर तो नहीं है जो वो इस तरह के काम करेगा। यहाँ पर और बहुत सारे सर्वेंट हैं जो अंगद को ऊपर लेकर जा सकते हैं। स्नेहा तो बस अंगद की तरफ देख रही थी। अंगद के अलावा उसे और ना कुछ नजर आ रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। सुमित्रा जी की बात सुनकर अंगद थोड़े सख्त लहजे में बोला, अभी सिर्फ चोट ही लगी है, मुझे अपाहिज नहीं हो गया हूँ जो मैं खुद से अपने रूम में नहीं जा सकता। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगा। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल उसकी हल्की सी आह निकली और स्नेहा ने तुरंत अपना कंधा आगे की तरफ बढ़ा दिया। उसने अंगद का हाथ पूरी तरह से अपने कंधे पर रखा और बोली, मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ अंगद जी। सुमित्रा जी बड़बड़ाते हुए बोली, जो खुद नहीं चल सकती वो दूसरों का सहारा बनेगी। अंगद गुस्से से गरजते हुए लेकिन थोड़ी धीमी पर गहरी आवाज में बोला, मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। वो क्या है और क्या नहीं, इसके बारे में कुछ टिप्पणी मत कीजिएगा चाची माँ, वरना अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर मैं बड़ों का इज्जत मान लिहाज ये सब भी नहीं देखूंगा, सीधा मुंह तोड़ूंगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से जल रहा था। वहीं ध्रुव भी अब आगे की तरफ आया और बोला, प्लीज़ अंगद तुम छोड़ो मॉम को, वो तो हमेशा यूं ही बोलती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता इनके अंदर इतनी नफरत भरी कैसे है। उसकी बातें सुनते हुए सुमित्रा जी की आंखें बड़ी हो चुकी थी। ध्रुव अब अंगद की दूसरी बाजू अपने कंधे पर रखते हुए बोला, सीरियसली मॉम, आज तो मुझे आप पर तरस आ रहा है कि कोई इंसान इतना भी बेहुदा सोच कैसे सकता है। उसकी सोच इतनी भी गिरी हुई हो सकती है। मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं अंगद का भाई हूँ, उसका बड़ा भाई। और अगर मेरे भाई के कदम लड़खड़ा रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है उसे संभालना। उसके लिए तो मैं अपने पैर तक दे दूँ। उसे संभालना तो बहुत छोटी बात है। और रही बात स्नेहा की, तो बेशक से उसे चलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कम से कम वो आपकी तरह गिरी हुई सोच वाली तो नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ हर। सुमित्रा जी उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो गईं। आज उनके ही बेटे ने उन्हें पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया था। अंगद के चेहरे पर अब एक सेटिस्फेक्शन भरी स्माइल थी। पिया अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग ऊपर जाइए, मैं अंगद भाई के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। और हाँ बड़ी मॉम, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अंगद भाई के साथ ऊपर जाइए, उन्हें संभालिए, मैं बाकी सब देख लूँगी। और जिन लोगों को यहाँ पर किसी की फिक्र नहीं है वो बेशक से अपने रूम में जा सकते हैं। खाना पीना तो उनका हो ही गया, अब आराम से जाकर सो जाएं। यहाँ पर किसी को उनकी ज़रूरत भी नहीं है।
ये बोलते हुए उसकी नज़रें भी सुमित्रा जी पर थीं और सुमित्रा जी ने अब गुस्से से जबड़े कस लिए थे। वो तुरंत मुंह बनाते हुए वहां से चली गईं। स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, चलिए अंगद जी। अंगद ने अपना सिर हिलाया। शारदा जी और बाकी सब तुरंत थोड़ा साइड हट गए। ध्रुव और स्नेहा अंगद को ऊपर लेकर जा रहे थे। अंगद की नज़रें स्नेहा पर थी जो बुरी तरह से रोए जा रही थी। अभी तो वो उसे संभाल रही थी, लेकिन अंगद बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकता था कि इस वक्त जितना दर्द उसे हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा स्नेहा को हो रहा होगा। वो अब ऊपर रूम में पहुंच गया था। ध्रुव उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो अंगद, जो भी ऑफिशियल काम है 2-3 दिन के लिए मैं संभाल लूँगा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाई को बताना। हाँ प्लीज़, मॉम की बातों को सीरियसली मत लेना। वो बेशक से जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन तुम और मैं जानते हैं ना, हम दोनों के बीच कभी कुछ बटा हुआ नहीं है। तुम्हारा ये भाई सच में तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। ये बोलते हुए उसने अंगद के चेहरे पर अपना हाथ रख दिया था। अंगद मुस्कुराया और बोला, आई लव यू भाई। ध्रुव भी तुरंत बोला, आई लव यू टू। ये बोलते हुए लगभग से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। अब हम मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी। वो तुरंत बोली, किसने कहा कि नफरत फैलाने से बढ़ती है? अगर प्यार में मजबूती हो तो नफरत कुछ नहीं कर पाती। और मुझे मेरे पति और मेरे देवर दोनों पर प्राउड है कि उन दोनों के दिल प्यार से भरे हुए हैं, नफरत से नहीं। और मेरी ये देवरानी जो है ये तो एकदम मासूम है, बस रोना जानती है। अरे रोना बंद करो और अपने पति को संभालो। उसके बाद जब तुम्हारी डिलीवरी होगी ना तो अच्छा खासा बदला भी लेना। स्नेहा उसकी बातें सुन रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसकी नज़रें बस अंगद पर टिकी हुई थी। अंगद के पैर पर चोट काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। उसे 4-5 दिन चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। पूरा पैर प्लास्टर से ढका हुआ था। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। अंगद का असिस्टेंट उसकी दवाइयाँ लेकर आया था। आभा ने दवाई ली और साइड टेबल पर रखते हुए बोली, मैं अभी थोड़ी देर में अंगद के लिए खाना भिजवा देती हूँ। उसके लिए खिचड़ी और दलिया बना दूंगी। तुम उसे खाने के बाद ये दवाइयाँ दे देना। स्नेहा ने अपना सिर हिलाया। ध्रुव और आभा दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वहाँ से चले गए। अंगद ने स्नेहा की तरफ देखते हुए पूछा, संगम कहाँ है? स्नेहा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, सो गया, थोड़ी देर पहले ही सोया था। जिद कर रहा था कि डैड आएंगे तो सोऊंगा, लेकिन उसे स्कूल जाना था तो मैंने ज़बरदस्ती सुला दिया। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी अंगद ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। स्नेहा उसकी तरफ घूमी और अपना चेहरा झुकाकर बोली, आपको कुछ चाहिए क्या? अंगद उसे देखते हुए बोला, यहाँ मेरे पास बैठो। स्नेहा झट से बोली, वो मुझे वॉशरूम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद इस बार थोड़ी गहरी आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना मेरे पास बैठो। स्नेहा अब चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। अंगद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों इतना परेशान हो रही हो जान? कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मामूली सी चोटें आई हैं, जल्दी ही ये ठीक भी हो जाएंगी। स्नेहा अब शिकायती लहजे में बोली, ये आपको मामूली चोटें लग रही हैं? आपको पता भी है कितनी बुरी हालत हो रखी है आपकी? मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा और आप कह रहे हैं कि जल्दी ही ये चोटें ठीक हो जाएंगी। आपको देख देख कर मुझे दर्द हो रहा है। अंगद ने अब उसका चेहरा अपने सीने से लगाया और बोला, अगर मेरी मरहम को मेरा दर्द महसूस नहीं होगा तो और किसे होगा? स्नेहा तुरंत बोली, ऐसी बातें करके आप बात को मत बदलिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे? कैसे आपको इतनी चोट आई? ध्यान कहाँ था आपका? भला इतना लापरवाह कोई होता है क्या? वैसे तो आप मुझे हर बात पर डांट देते हैं कि मैं लापरवाही कर रही हूँ। अगर मैं ज़रा सी भी गलती कर दूँ तो आप मुझे इतना सुनाते हैं। और अब खुद के टाइम पर क्या हुआ? कैसे आप इतने लापरवाह हो गए कि आपने इतना बड़ा अपना एक्सीडेंट करवा लिया? अंगद जी, अगर आपको कुछ हो जाता तो? ये बोलते बोलते जैसे उसकी धड़कनें भी रुकने को हो गई थी। वहीं उसकी बात सुनते हुए अंगद उन पलों को याद कर रहा था जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो बहुत आराम से अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी एक बच्चा उसके सामने आ गया था। उस बच्चे को देखकर ही अंगद की आंखें बड़ी हो गई थी और उसे बचाने के चक्कर में उसने तुरंत अपनी गाड़ी को गोल घुमाया और दूसरे ही पल उसकी गाड़ी वहां तेजी से जा रहे ट्रक से भिड़ गई। उस ट्रक की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन अंगद ने अपनी गाड़ी को ज़्यादा तेज़ी से घुमाया तो शायद ये एक्सीडेंट इसलिए इतना भयंकर हो गया।
हालांकि ट्रक ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई थी। अंगद की गाड़ी आगे से पूरी तरह डैमेज हो गई थी, इसलिए उसे तो बहुत ज़्यादा चोट आई थी। पर अब अंगद के दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि वहाँ हाईवे पर वो बच्चा कैसे आया। अंगद अब खुद से ही बोला, ये कोई इत्तेफाक था या फिर किसी की सोची समझी साजिश। तभी स्नेहा की आवाज़ एक बार फिर से उसके कानों में गूंजी, बताइए ना अंगद जी, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। उसकी बात सुनकर अंगद ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब छोड़ो, बस इतना समझ लो कि शायद आज तुम्हारी वजह से मैं बच गया। स्नेहा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। अंगद अब शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, और नहीं तो क्या, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हें इतना प्यार कौन करता। तुम जैसी नकचढ़ी लड़की को और कोई नहीं संभाल सकता सिवाय मेरे। इसलिए भगवान ने मुझे कहा कि जा अंगद मित्तल, तुझे तेरी लाइफ बख्श दे। अब तो अपनी मिस बकबक को अच्छे से संभालना, क्योंकि तेरे अलावा उसके नखरे और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा का मुंह बन रहा था। एक पल के लिए तो वो सब कुछ भूल गई थी, बस अंगद की बातें सुन रही थी और अंगद को घूर घूर कर देख रही थी। मतलब वो मिस बकबक है, वो नखरे दिखाती है, वो नकचढ़ी है। उसकी घूरती हुई नज़रें अंगद पर लगातार गहरी होती जा रही थी और उसके एक्सप्रेशंस देखकर अंगद की एकदम से हंसी छूट गई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखा देखा, अभी भी तुम मुझे गुस्से से घूर रही हो। यहाँ तुम्हारे पति की हड्डियाँ टूट गई है और तुम उसे गुस्सा दिखा रही हो। उसकी बात सुनकर स्नेहा का गुस्सा एकदम से शांत हो गया। वो कैसे भूल सकती थी कि अंगद की इस वक्त हालत कैसी है। वो जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी अंगद जी, मैं आप पर कोई गुस्सा नहीं कर रही हूँ, वो तो मुझे आपने अपनी बातों में उलझा लिया। अंगद उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, अगर तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर रही हो तो प्यार ही कर लो, क्या पता मेरी चोटें सच में बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। उसकी इस बात पर स्नेहा का दिल जोरों से धड़क उठा। उसके सिर और पैरों पर चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो स्नेहा से फ्लर्ट करना छोड़ नहीं रहा था और अब स्नेहा भी मुस्कुरा रही थी। उसे अंगद की टेंशन तो बहुत हो रही थी, लेकिन अंगद की बातों पर ही वो मुस्कुराने पर मजबूर हो रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। तभी दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई। स्नेहा ने तुरंत सामने की तरफ देखा, जहाँ पर शारदा जी और एक सर्वेंट खड़ी थी। शारदा जी अंगद के लिए खाना लेकर आई थी। स्नेहा ने तो लगभग से खाना खा लिया था, हालांकि पूरा तो नहीं खाया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खाया हुआ था। पर अंगद तो बिल्कुल ही भूखा था, इसलिए वो उन दोनों के लिए ही खाना लेकर आई थी। वो सर्वेंट के हाथों भी खाना भेज सकती थी, लेकिन अंगद को देखे बिना उनको चैन ही नहीं आ रहा था। अब वो अंदर की तरफ आई और अंगद के सामने खड़ी होकर बोली, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो मॉम, आपको पता है ना आपका बेटा इतना कमज़ोर नहीं है, वो स्ट्रांग है और ये चोटें तो कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। शारदा जी रोते हुए बोली, कितना आसान है तुम्हारे लिए कहना कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं, जबकि मेरी यहाँ पर जान निकल रही है। जैसे संगम फिलहाल तुम्हारा इकलौता बेटा है, वैसे तुम भी मेरे इकलौते हो अंगद। अगर उसे हल्की सी खरोच भी आ जाए तो कैसे तुम दोनों बेचैन हो जाते हो। तुम स्नेहा भी रो रो कर परेशान हो जाती है। इस वक्त मेरा भी यही हाल हो रहा है। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम क्यों इस तरह से लापरवाही करते हो। अंगद ने अब उनका हाथ पकड़ा और बोला, मैंने कोई लापरवाही नहीं की मॉम। शारदा जी तुरंत बोली, अगर लापरवाही नहीं की होती तो तुम्हारा ऐसा एक्सीडेंट होता ही नहीं अंगद। मैं जानती हूँ तुम गाड़ी चलाते वक्त पूरी तरह से ड्राइविंग पर फोकस रखते हो। तुम्हारा पहले तो कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो अब ये वाला क्यों, पक्का तुमने कोई लापरवाही की होगी। अंगद उनकी बातें सुनकर एक बार फिर से सोच में पड़ गया था। वो छोटा बच्चा उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से आने लगा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर झटका और बोला, आई डोंट नो मॉम, मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन सीरियसली मैंने कोई लापरवाही नहीं की है। खैर आप इन सब बातों को छोड़िए और आराम से जाकर सो जाइए। रात बहुत ज़्यादा हो गई है मॉम, मैं और स्नेहा दोनों खाना खा लेंगे और जब हम दोनों खा लेंगे तो स्नेहा बर्तन नीचे रखवा देगी, आप भी फिक्र होकर सो जाइए। शारदा जी तुरंत बोली, तुम्हें लगता है तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे नींद आएगी। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, लेकिन स्नेहा तुम इसका ख्याल रखना। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुलाना, हाँ मैं तुरंत आ जाऊंगी।
स्नेहा मुस्कुराकर बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सासू माँ, आप आराम से जाकर सो जाइए। अंगद जी के पास मैं हूँ, मैं उनका ख्याल रख लूँगी। शारदा जी झट से बोली, तुम पर तो यकीन है लेकिन इस पर नहीं है। ये पहले भी अपना ख्याल नहीं रखता था और अब भी नहीं रखता। पहले तनुश्री को बोलना पड़ता था और अब तुम्हें। जैसे ही उन्होंने कहा, स्नेहा और अंगद दोनों के चेहरे पर अनकंफर्टेबल से एक्सप्रेशंस आ गए थे। शारदा जी भी तुरंत चुप हो गईं और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चली गईं। सर्वेंट ने सामने टेबल पर खाना लगा दिया था। वो भी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, आज मैं मेंशन के अंदर ही हूँ छोटी मालकिन, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। स्नेहा ने अपना सिर हिलाया तो वो भी चली गई। अंगद ने स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें तनुश्री के बारे में सुनकर बुरा लगता है क्या? स्नेहा ने झट से कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो भी तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है अंगद जी, और जो आपका है वो मेरे लिए बहुत कीमती भी है और बहुत ख़ास भी। आप इन बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचा कीजिए। और वैसे भी बुरा तो मुझे तब लगता था जब आप मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन अब अगर मुझे मेरे हिस्से का प्यार मिल रहा है तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बेशक से आप अपने दिल में तनुश्री को रखिए, बस उस दिल के एक कोने में आप मुझे भी रखिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उसकी बात पर अंगद हल्का सा मुस्कुराया। स्नेहा टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं खाना यहाँ पर ले आती हूँ। अंगद ने कुछ नहीं कहा। स्नेहा प्लेट में अच्छे से खाना लेकर अंगद के पास आई और फिर उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। अंगद भी उसे अपने हाथों से खिलाने लगा तो उसकी हल्की सी आह निकल गई। स्नेहा जल्दी से बोली, रहने दीजिए ना अंगद जी, मैं खुद खा लूँगी, आप बस चुपचाप अपने खाने पर ध्यान दीजिए। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ना तो मैं तो बस आपकी गोद में बैठ जाऊंगी और फिर आप मुझे अपने हाथों से अच्छे से खिलाइएगा। तब मैं भर भर कर आपसे अपनी केयर करवाने वाली हूँ, पर फिलहाल आप खुद को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। उसकी बात पर अंगद ने कुछ नहीं कहा। स्नेहा ने उसे अच्छे से खाना खिलाया और फिर नैपकिन से उसके होठों को साफ भी कर दिया और उसे पानी भी पिला दिया। वो बर्तनों की तरफ देखते हुए बोली, मैं एक काम करती हूँ, ये बर्तन नीचे रख आती हूँ। अंगद फीका सा मुस्कुराया। स्नेहा ने वो बर्तन उठाए और उन्हें रखने के लिए नीचे आ गई। अंगद अभी भी अपनी जगह पर बैठा था। उसे अब अपने कपड़े चेंज करने थे। अपने ऑफिस वाले कपड़ों में उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था और उन पर अभी ब्लड स्टेन्स भी लगे हुए थे। वहीं स्नेहा भी बर्तन रखते वक्त यही सोच रही थी कि अब वो जाकर पहले अंगद के कपड़ों को चेंज करेगी। तकरीबन 2 मिनट उसे नीचे से ऊपर आने में लगे और जैसे ही अब उसने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र अंगद पर गई जो बिस्तर से उठकर क्लोजेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने पैर पर दबाव डाल रहा था और उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। वो जोरों से चिल्लाई, क्या कर रहे हैं आप अंगद जी? चिल्लाते हुए वो तेजी से आगे की तरफ आई। अंगद उसे देखते हुए बोला, संभल कर स्नेहा, गिर जाओगी तुम। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। स्नेहा के पैर भी लड़खड़ाते थे। ज़्यादा तेज उससे चला नहीं जाता था और अगर वो चलने की कोशिश करे भी तो वो गिरने पर आ जाती थी। पर फिलहाल अंगद ने भी तुरंत अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया था। स्नेहा गुस्से से बोली, मुझे संभालने की बात कर रहे हैं लेकिन खुद की हरकतें देखिए अंगद जी। आपको पता है ना, आपको अपने पैर पर जोर नहीं डालना। अभी ताज़ा चोट है, अगर बिगड़ गई तो। लेकिन नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, और आपको ज़रूरत ही क्या थी ऐसे उठने की? मुझे 2 ही मिनट तो लगे थे नीचे से ऊपर आने में। 2 मिनट इंतज़ार कर लेते तो क्या हो जाता? मैं सच बता रही हूँ, अगर आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब हुई ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए वो काफ़ी गुस्से में थी, लेकिन गुस्से में भी वो क्यूट लग रही थी और उसका ये क्यूट सा गुस्सा देखकर अंगद को उस पर हंसी आ रही थी। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, हंसिए मत वरना मैं सच में आपके दांत भी तोड़ दूंगी। अंगद अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाकर बोला, अच्छा तो तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? स्नेहा झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, और किसने कहा आपको कि दांत तोड़ने के लिए हाथ उठाना पड़ता है? नीचे से मैं प्लास लेकर आऊंगी और आपके सारे दांत बाहर की तरफ खींच लूंगी। अंगद उसे देखकर हल्का हल्का मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है यहाँ खड़े खड़े मुझे दर्द हो रहा है। स्नेहा ने अपना माथा पीट लिया और बोली, एक तो आप मुझे अपनी बातों में उलझा लेते हैं, हाथ इधर रखिए।
ये बोलते हुए उसने अंगद का हाथ अपने कंधे पर रखवाया और बोली, अब बेड की तरफ चलिए। अंगद तुरंत बोला, जैसा आप कहें मोहतरमा। स्नेहा ने हल्का सा मुंह बनाया। वो भी मस्का लगाने में कम नहीं था। स्नेहा उसे लेकर बिस्तर की तरफ आई और उसे वहां पर बिठाकर बोली, अब मुझे बताइए आपको क्लोजेट में से क्या लेना था? अपनी टी शर्ट और बॉक्सर ना, वो मैं ला देती हूँ और हाँ पहना भी दूंगी। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। अंगद को उस पर हंसी आ रही थी। स्नेहा अब तुरंत क्लोजेट की तरफ आई और फिर अंगद के कपड़े लेकर वापस उसके पास आई। अंगद चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। स्नेहा ने अब उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। वहां पर खून लगा हुआ था तो उसे भी अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और कुछ ही देर में उसकी शर्ट उतार कर वो टी शर्ट पहनाने लगी। स्नेहा ने अब उसे पहले दवाई दी और कुछ ही देर में उसे दवा देने के बाद उसने अंगद के बाकी कपड़े भी उसके बदन से अलग कर दिए थे और उसे बॉक्सर और टी शर्ट पहना दिया। वो दोनों बिस्तर पर आ गए थे और अंगद ने अपना कंधा हल्का सा आगे बढ़ा दिया था। स्नेहा उसके चेहरे पर झुककर बोली, मैं जानती हूँ आपके कंधे पर चोट लगी है, आप तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ आपको अंगद जी, इसलिए मैं आज आपके कंधे पर अपना सर नहीं रखूंगी। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि आपको यूं देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बोलकर उसने अंगद का माथा हल्का सा चूम लिया। अंगद ने भी उसे किस किया और फिर स्नेहा उसके बगल में लेट गई। अंगद ने अपनी आंखें बंद की तो स्नेहा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अब कुछ देर बाद अंगद ने अपनी आंखें खोल ली थी और एक बार फिर से उसके एक्सीडेंट का सीन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। मन ही मन वो बहुत कुछ सोच रहा था और उसने अब ये तो कन्फर्म सोच लिया था कि वो पता लगाएगा कि आखिर हाईवे पर वो बच्चा आया कैसे। बच्चे के आसपास ना ही कोई और था तो वो बच्चा एकदम से गायब भी कैसे हो गया? कहीं उसका एक्सीडेंट किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं? और अगर सच में ऐसा हो तो वो जिसने भी ये साजिश रची थी उसे छोड़ने नहीं वाला था। मित्तल मेंशन, सुबह का वक्त। स्नेहा की आंखें खुली और उसने अंगद की तरफ देखा। वो अभी तक सोया हुआ था। कल रात उसे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। वो अपने एक्सीडेंट के बारे में ही सोचता रहा, इसलिए अब तक उसकी आंखें खुली नहीं थी। स्नेहा ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुककर बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम कर बोली, गुड मॉर्निंग अंगद जी। अगले ही पल अंगद भी बड़े ही प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग मेरी बकबक क्वीन। उसके मुंह से गुड मॉर्निंग सुनकर स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा शायद अंगद सो रहा है, लेकिन अंगद की नींद तो तभी खुल गई थी जब स्नेहा ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा। वो उसे देखते हुए बोली, आप कब उठे? अंगद उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, बस जब तुमने मुझे छुआ, क्योंकि तुम्हारे छूते ही तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर मैं कैसे नहीं उठता। उसकी बात पर स्नेहा अब उसे घूर कर देख रही थी। अब वो बिस्तर से उठी और बोली, पहले मैं वॉशरूम जा आऊं, उसके बाद आपको भी लेकर चलती हूँ, या फिर पहले आपको ले चलूं? अंगद कुछ सोचते हुए बोला, दोनों एक साथ भी जा सकते हैं। स्नेहा उसकी शरारतों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, पहले मैं आपको ले चलती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। वो उसे वॉशरूम की तरफ लेकर गई। कुछ देर बाद अंगद यूं ही कुछ सोचते हुए बोला, कहीं मैं तुम पर बोझ तो नहीं बन गया हूं ना? आई डोंट नो वाई, बट मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। उसके सवाल पर स्नेहा दंग रह गई। इस वक्त वो वॉश बेसिन में अपने हाथ धो रही थी, लेकिन अब अंगद की बात सुनकर एक पल के लिए उसके हाथ रुक गए थे और अगले ही पल उसने अपने हाथों को पानी से धोया और फिर अंगद की तरफ घूमते हुए बोली, कल को जब मैं हमारे बेबी को इस दुनिया में लाऊंगी, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो मैं 2-3 दिनों में ही ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अगर सी सेक्शन हुआ तो मुझे 1 महीना लग जाएगा। अंगद जी, तो आप ऐसा कीजिए, मुझे ब्यास मेंशन छोड़ाइएगा, क्योंकि मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। वहाँ पर मुझे बाकी सब लोग संभाल लेंगे। उसकी बात पर अंगद गुस्से से बोला, खबरदार अगर आइंदा ऐसी कोई बात की तो। स्नेहा भी तुरंत बोली, और यही धमकी आपके लिए भी है। खबरदार अगर आइंदा आपने इस तरह की बातें की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई बोझ नहीं हो आप मुझ पर, और ना ही मैं कभी हो सकती हूँ। आप मुझसे और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर हम दोनों में से किसी को भी कोई तकलीफ है तो दूसरे का फर्ज बनता है ना उस तकलीफ को कम करना, उस तकलीफ को बांटना, ना कि इस तरह की फालतू बातें करना। ये बोलते हुए अब उसने मुंह बनाया।
अंगद को अब अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। वो भी मुंह बनाते हुए बोला, तुम सच में बकबक क्वीन हो। स्नेहा हंसी और बोली, वो तो मैं हूँ, पर सिर्फ बकबक क्वीन नहीं बल्कि आपकी बकबक क्वीन। ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। अगले ही पल अंगद ने उसके कंधे पर अपनी बाजू रखी और स्नेहा उसे बाहर की तरफ ले आई। अंगद को बिस्तर पर बिठाकर स्नेहा ने अब क्लोजेट की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। वो अपने लिए कपड़े निकाल रही थी ताकि नीचे जा सके। उसे अंगद के लिए ब्रेकफास्ट और दूध वगैरह लाना था। वो तुरंत अब अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। कपड़े वो बाहर भी पहन सकती थी, लेकिन बाहर अगर अंगद एक बार फिर से रोमांटिक हो जाता तो यहीं पर उनकी दोपहर हो जाती। और अभी फिलहाल उसे संगम को देखना था। वो जल्दी से नहाकर बाहर आई और अगले ही पल वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, मैं बस 10-15 मिनट में आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत आईने की तरफ आई। उसने वहां से एक बिंदी अपने माथे पर लगाई और साथ ही साथ अपनी मांग में सिंदूर भी भर लिया। बेशक से वो और कोई मेकअप करे ना करे, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमेशा उसके चेहरे पर दिखाई देती थी। अब वो तुरंत रूम से निकलकर बाहर चली गई और उसके जाते ही अंगद ने अपना फ़ोन उठाया और तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया। सामने से जैसे ही आशीष ने कॉल रिसीव किया, वो तुरंत बोला, मैं आपको ही कॉल करने वाला था बॉस। अब आपकी तबीयत कैसी है? अंगद उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मेरी तबीयत छोड़ो, पहले तुम मुझे मेरे एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज ला कर दो। मुझे देखना है कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। आशीष उसकी बात पर हैरान हुआ। वो जल्दी से बोला, लेकिन क्यों सर? आपको किसी चीज़ को लेकर कोई डाउट है क्या? अंगद एक गहरी सांस लेकर बोला, तुमसे जितना कहा है तुम बस उतना करो, बाकी की बातें मैं तुमसे बाद में करूंगा। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और आशीष सोच में पड़ गया कि आखिर उसे अपने एक्सीडेंट की फुटेज क्यों चाहिए, पर अब उसे वैसा ही करना था जैसे अंगद ने उसे करने के लिए कहा था, तो वो बस अपने काम पर लग गया था। वहीं अंगद के चेहरे पर इस वक्त इंटेंस एक्सप्रेशंस थे। उसका शक 2-3 लोगों पर जा रहा था, लेकिन सच में उसके एक्सीडेंट के पीछे उन लोगों का हाथ है या नहीं, ये कन्फर्म करना फिलहाल उसके लिए बहुत ज़रूरी था। सुबह का वक्त। स्नेहा सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और सीधा संगम के रूम में चली गई। उसने दरवाजे से ही संगम को देखा, जो आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। अब वो सीधा किचन में आई। किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी। जैसे ही वो अंदर आने लगी, शारदा जी उसे रोकते हुए बोली, तुम रहने दो, तुम किचन में मत आओ। यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, फिर से तुम्हें अजीब फील होने लगेगा और सुबह सुबह वोमिट करोगी तो सारा दिन थकावट महसूस होगी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर संगम का दूध लेने आई हो, इसलिए मैं तुम्हारा और संगम दोनों का दूध रेडी करवा कर संगम के रूम में भिजवाती हूँ। तुम जाओ उसके पास। उसकी बात पर स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और संगम के रूम की तरफ आ गई। उसने संगम को उठाया, जब तक सर्वेंट भी उन दोनों के लिए दूध लेकर वहां पर आ गई थी। स्नेहा ने पहले संगम को दूध पिलाया और फिर उसे वॉशरूम की तरफ भेज दिया। अब उसने खुद दूध के गिलास की तरफ देखा। पहले तो वो अच्छे से दूध पी लेती थी, लेकिन अब तो उसका दूध मुंह को लगाने का भी मन नहीं करता था। लेकिन वो जानती थी अगर उसने दूध नहीं पिया तो शारदा जी और अंगद दोनों ही उससे बहुत ज़्यादा सुनाएंगे। इसलिए उसने चुपचाप वो दूध पी लिया और फिर एक सर्वेंट को संगम को रेडी करने के लिए बोल दिया, क्योंकि अब उसे अंगद के लिए ऊपर चाय नाश्ता लेकर जाना था। वो उसके लिए हल्दी का दूध और फ्रूट्स रेडी करवा रही थी और जैसे ही सर्वेंट ने नाश्ता रेडी कर दिया, वो नाश्ते की ट्रे लेकर वापस अपने रूम में आ गई। अंगद चुपचाप बेड पर बैठा था। उसे देखकर वो मुस्कुराई। अंगद मुंह बनाते हुए बोला, ज़्यादा दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है, वरना दांत तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। स्नेहा झट से बोली, तो फिर जब मेरे मुंह में दांत नहीं होगी तो आपको मुझे किस करते वक्त अजीब नहीं लगेगा क्या? अंगद ने अब उसे अजीब सी नज़रों से देखा। स्नेहा एक बार फिर से हंसने लगी। अंगद उसे हंसते हुए देख उसमें ही खोया हुआ था। स्नेहा उसके सामने दूध का गिलास करते हुए बोली, पहले आप ये दूध पीना चाहेंगे या फिर ये फ्रूट खाना चाहेंगे? अंगद कुछ सोचते हुए बोला, क्या मैं दूध को कस्टमाइज कर सकता हूँ? स्नेहा चौंक गई। भला हल्दी वाले दूध को कैसे ही कस्टमाइज करेगा कोई? तभी अंगद की नज़रें स्नेहा के लबों पर गई और जैसे ही स्नेहा ने उसकी वो नज़रें महसूस की, वो तुरंत बोली, आप ना सुधर जाइए अंगद जी, आप सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं।
अंगद अब हंसने लगा था। स्नेहा बिस्तर की दूसरी तरफ घूमी और बिस्तर समेटने लगी। अंगद जल्दी से बोला, रहने दो ना, सर्वेंट कर लेगी। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, लेकिन मुझे खुद से करना अच्छा लगता है। अंगद अब चुपचाप अपना दूध फिनिश कर रहा था। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि उसे ऐसे हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा। कहाँ वो ड्रिंक और स्मोक करने वाला इंसान, और कहाँ अब ये हल्दी वाला दूध और फ्रूट्स। लेकिन उसे भी स्नेहा का डर था, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे स्नेहा को उसका डर था। कुछ देर बाद अंगद ने स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा, जरा मुझे लैपटॉप देना। स्नेहा ने अब एक बार फिर से उसे घूर कर देखा और बोली, आप 2 दिन चैन से नहीं रह सकते हैं क्या अंगद जी? ऐसा भी आपका बिजनेस कोई डूब नहीं रहा है जो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है? चुपचाप 2 दिन आराम कर लीजिए। अंगद मुंह बनाते हुए बोला, तो तुम क्या चाहती हो कि अब मैं घर पर बैठकर भी काम नहीं करूं? सिर्फ लैपटॉप ही तो मांग रहा हूं तुमसे। और मैं कौन सा लैपटॉप अपने सीने पर लगा कर रखूंगा जो तुम्हें इतनी जलन महसूस हो रही है? यहाँ बेड पर आराम से रखूंगा। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अंगद तुरंत बोला, ओह, तो अब मुझे समझ में आया, तुम चाहती हो कि मैं लैपटॉप बेड पर भी ना रखूं, इसमें भी तुम्हें जलन हो रही है? स्नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तुरंत बोली, आप कितने चालाक हो गए हैं अंगद जी, बातों को कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही मैं बस ये चाहती हूँ कि आप आज का दिन पूरी तरह से रेस्ट कीजिए, कुछ भी काम मत कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जब मैं सारा सारा दिन रेस्ट करती हूँ तो मुझे कैसा फील होता है। उसकी बातों पर अंगद उसकी तरफ देखता ही रह गया। तभी एक सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया। स्नेहा और अंगद दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। एक्चुअली अभी तक संगम को किसी ने बताया नहीं था कि अंगद को चोट लगी है। वो ये सब कुछ देखकर घबरा ना जाए, इसलिए सब लोग उसे अंगद से दूर रखने का ही सोच रहे थे। वो सर्वेंट स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, वो संगम बाबा आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं, तो बड़ी मालकिन आपको नीचे बुला रही हैं, क्योंकि उन्हें तो ऊपर भेजा नहीं जा सकता। स्नेहा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी आई अंगद जी। लेकिन ये कहकर वो बाहर जाती उससे पहले ही अंगद उसे रोकते हुए बोला, 1 मिनट। स्नेहा के कदम रुक गए। अंगद अब उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, एक काम करो, तो संगम को यहाँ ऊपर भेज दो। स्नेहा जल्दी से बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंगद जी, वो आपको देखकर घबरा जाएगा। अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा इतना भी कमज़ोर नहीं, तुम जाओ, जाकर उसे ऊपर भेजो। ये बोलते हुए अब उसने सर्वेंट की तरफ दोबारा देखा। वो सर्वेंट वहां से चली गई। स्नेहा का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अगर अंगद को इस हालत में देखकर संगम रोया तो वो खुद को नहीं संभाल पाएगी, उसको संभालना तो दूर की बात। अभी 1 मिनट हुआ था कि संगम अब तेजी से भागता हुआ अंदर की तरफ आया। स्नेहा अंगद के पास ही खड़ी थी तो वो उन दोनों की तरफ भाग रहा था, लेकिन फिर अचानक से उसके कदम रुक गए जब उसकी नज़र अंगद के पैर और उसके सिर पर गई। उसके हाथ पर भी बड़ी बैंडेज लगी हुई थी। अब वो हैरानी से अंगद की तरफ देख रहा था। स्नेहा तुरंत उसके पास आई और बोली, आप घबराइए मत बेटा, आपके डैड को कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक हैं, बस हल्की सी चोट आई है, आप परेशान मत होना। संगम ने अंगद की तरफ देखा। वो अपनी आंखों में नमी भरकर बोला, आपको हर्ट हो रहा है डैड? अंगद ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोला, तुम इधर आओ। संगम अब तुरंत उसके पास आ गया। अंगद ने उसे अपनी गोद में बिठाया। स्नेहा जल्दी से बोली, क्या कर रहे हैं आप अंगद जी, आपको दर्द होगा। अंगद ने एक नज़र शांति से उसकी तरफ देखा और उसे भी शांत रहने का इशारा किया। संगम अंगद की तरफ देखते हुए बोला, मुझे आपको ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है डैड, ये सब कैसे हो गया? आप ठीक तो हैं ना? अंगद हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जब आप खेलने जाते हैं ग्राउंड में तो कभी कभी आप गिर जाते हैं ना, तो आपको चोट लग जाती है ना? उसकी बात पर संगम ने तुरंत सिर हिलाया। अंगद एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसा ही कुछ डैड के साथ भी हुआ है, डैड भी बस जरा सा गिर गए थे और उन्हें चोट लग गई। बट डोंट वेरी, जैसे आप 2 दिनों में ठीक हो जाते हो वैसे डैड भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। संगम अब मुस्कुराया और बोला, ओह, तो मैं अब समझा। अंगद की मुस्कुराहट अब लंबी हो गई थी। वहीं स्नेहा ने भी राहत की एक सांस ली। अब संगम उसकी तरफ देखते हुए बोला, और स्नेहा माँ, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि डैड को ऐसे देखकर मुझे बुरा लगेगा?
हाँ, मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, इसलिए वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आप भी इतनी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको टेंशन होगी तो मेरी लिटिल प्रिंसेस को भी तो टेंशन होगी ना, वो आपकी टमी में है। उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुराई और उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोली, आपने सही कहा था अंगद जी, हमारा बेटा इतना भी कमज़ोर नहीं। संगम अब चौंकते हुए बोला, कमज़ोर? आपको किसने कहा कि मैं कमज़ोर हूँ स्नेहा माँ? मैं तो अब जिम ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मुझे एंजल का ख्याल रखना होता है, तो अगर कल को कोई उसे परेशान करेगा तो मुझे उसकी पिटाई भी तो करनी है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं जिम ज्वाइन करूँगा, डैड की तरह बॉडी बनाऊँगा, ताकि अगर 2-4 लड़के मुझसे लड़ने के लिए आए तो मैं उनके छक्के छुड़ा सकूँ। उसकी बात सुनकर स्नेहा और अंगद दोनों हैरान थे। सच में उनका बेटा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। अब वो तुरंत बिस्तर से नीचे उतरा और बोला, ठीक है, अब मैं स्कूल चलता हूँ मॉम, वरना स्कूल के गेट बंद हो जाएंगे और मुझे सारा दिन एंजल के बिना बिताना पड़ेगा। बाय बाय स्नेहा माँ, बाय बाय डैड, और आप जल्दी से ठीक हो जाना। ये बोलकर वो बाहर की तरफ भाग गया। स्नेहा हंस रही थी, उसे हंसते हुए देख अंगद बोला, अब तो मुझे भी मेरी बॉडी की फ़िक्र हो रही है, ये एक्सीडेंट की वजह से तो मेरी बॉडी कम हो जाएगी, फिर तो मुझे भी अपनी एंजल के लिए दोबारा बॉडी बनानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे यूं ढीला पड़ते हुए देख मेरी एंजल मुझे छोड़कर भाग जाए। स्नेहा उसकी बात पर पहले तो हंसी और फिर उसके बिल्कुल करीब आकर उसके ऊपर झुकते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी एंजल आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, बेशक से कुछ भी हो जाए। जब तक हम दोनों बूढ़े नहीं हो जाते, दोनों स्टिक पकड़कर चलने नहीं लगते, दोनों के दांत नहीं टूट जाते, तब तक तो मैं आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाने वाली, लेकिन उसके बाद शायद जा सकती हूँ। अंगद उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। उसने स्नेहा की पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, फिर तो तुम जब जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मुझे फिर एक पल भी नहीं रहना। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे ऊपर आसमान की तरफ। स्नेहा ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अंगद झट से बोला, क्यों, अपनी बारी में ऐसा कुछ सुना नहीं चाहता? ये बोलते हुए उसने उसकी उंगलियों को अपने होठों से हटाया। स्नेहा का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अंगद की गहरी नज़रें उसके रोंगटे खड़े कर रही थी और अब वो खुद को संभाल कर जल्दी से बोली, एक तो ना आप मुझे अपनी बातों में उलझा लेते हैं, अभी मुझे नीचे जाना है, दूध और फ्रूट से आपका क्या ही होगा, मुझे आपके लिए अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता लेकर आना है। आप अब चुपचाप आराम कीजिए और मैं चली आपके लिए नाश्ता लेने। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर की तरफ चली गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी, वहीं अंगद के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। उसे अपने वो वादे वो याद आ रहे थे जो उसने तनुश्री के साथ किए थे, अपनी आखिरी सांस तक उसका साथ निभाने का। लेकिन कहाँ वो अपने उन वादों को निभा पाया? तनुश्री उसे छोड़कर गई तो कहाँ वो उसके साथ जा पाया? अब अचानक से उसे बहुत अजीब सा फील होने लगा था। सोफे पर अंगद बैठा लैपटॉप में अपना काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से आशीष की आवाज़ आई, मैं फुटेज लेकर आ गया हूँ बॉस, आप ये बता दीजिए कि वो फुटेज नीचे ही किसी को दे दूँ या फिर आप खुद आएंगे या स्नेहा मैडम को भेजेंगे? उसके सवाल पर अंगद कुछ सोचते हुए बोला, तुम एक काम करो, ऊपर स्टडी रूम में आ जाओ, मैं वहीं पर मिलता हूँ। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा का मुंह बन चुका था। लैपटॉप तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब अंगद को स्टडी रूम में जाना था और एक बार अगर वो स्टडी रूम में चला गया तो 1 घंटे से पहले तो वहाँ से नहीं निकलेगा। ये सोचकर उसका गुस्सा बढ़ रहा था और वो घूर घूर कर अंगद को देख रही थी। अंगद अपनी जगह से उठने लगा तो स्नेहा तुरंत उसके पास आई और बोली, अरे कम से कम मुझे बुला लेते अंगद जी, वैसे तो आपको उठते हुए देख मैं आने ही वाली थी, लेकिन आपको ना बिल्कुल भी चैन नहीं है। ये नहीं कि 2-4 दिन आराम कर लूं, अभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ काम की पड़ी है। ये बहुत गलत बात है अंगद जी। आज आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना, तो आगे चलकर मैं भी आपको यूं ही परेशान करूंगी, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना गलत कर रहे हैं। उसकी बातों पर अंगद मुस्कुराया और उसके कंधे पर अपना हाथ अच्छे से रखते हुए बोला, इतना क्यों डांटती हो तुम मुझे? मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत प्यारी हो, मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम तो बहुत गुस्से वाली हो। इतनी गुस्से वाली बीवी मुझे नहीं चाहिए। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली,
लेकिन अब तो जो आ गई वही रखनी पड़ेगी, एक्सचेंज ऑफर नहीं है यहाँ पर। अंगद हंसा और बोला, वो एक्चुअली मुझे ऑफिस से एक इम्पॉर्टेंट काम है, बस 10-15 मिनट का काम है, उसके बाद आई प्रॉमिस मैं और कुछ नहीं करूँगा, लैपटॉप भी ऑन नहीं करूँगा जान, उसके बाद जो भी करूँगा सीधा कल सुबह ही करूँगा। नहीं नहीं, कल सुबह नहीं, आज रात को, पर मेरा वो काम तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, बल्कि वो काम तो तुम्हें खुश करेगा। स्नेहा उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो कौन से काम की बात कर रहा था। उसके साथ चलते हुए वो स्टडी रूम की तरफ आ चुकी थी और अब वो धीमी सी आवाज़ में बोली, खबरदार अगर ऐसी वैसी चीज़ के बारे में सोचा भी तो हड्डियाँ टूटी पड़ी है, लेकिन फिर भी दिमाग से वो सब नहीं जा रहा। अभी 1 महीना हम दोनों के बीच कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे अंदर की तरफ ले आई थी। जैसे ही वो अंदर आई आशुतोष तुरंत आगे आ गया था, लेकिन अंगद ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और फिर खुद से जाकर सोफे पर बैठ गया। स्नेहा ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर वहां से बाहर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और बोली, जब भी आप फ्री हो जाओ तब प्लीज़ मुझे बुला लेना, खुद से मत चलना। अंगद ने सिर हिला दिया और स्नेहा बाहर की तरफ आ गई, लेकिन अब वो अपने रूम में ना जाकर सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ गई थी ताकि देख सके कि डिनर की प्रिपरेशन हो गई या नहीं। किचन में जाने का उसका मन तो बहुत करता था, लेकिन खाने की स्मेल से उसे बहुत अजीब लगता था, तो वो किचन में रहना अवॉइड करती थी। बस 2-4 मिनट के लिए वहाँ पर चक्कर लगा लेती थी। और अभी जब वो किचन में आई तो शारदा जी डिनर बना रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो आशीष के लिए चाय और स्नैक्स भी प्रिपेयर करवा रही थी। स्नेहा को देखकर शारदा जी एकदम सासू माँ के टोन में बोली, वैसे तुम्हारा पति तुम्हारे बस में है नहीं, पत्नियां तो वो होती हैं जो पति को एकदम कंट्रोल करके रखे, लेकिन यहाँ तुम्हारा पति तो तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अंगद को बिस्तर से भी नहीं उठने देती। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, क्या करूं, आपका ही बेटा है और हद से ज़्यादा जिद्दी है, बेशक से जितनी मर्जी कह लो लेकिन मानते ही नहीं है। काम का कीड़ा तो इनके अंदर ऐसा है कि 1 मिनट इनको चैन से बैठने नहीं देता। कभी लैपटॉप पर कुछ कर रहे हैं तो कभी फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, और अब तो स्टडी रूम में मीटिंग्स भी होने लगी हैं। इतना भयंकर बेटा आपने पैदा कैसे कर लिया सासू माँ? मतलब अगर अब ये 2 दिन बिस्तर पर नहीं बैठ सकते तो ये आपके पेट में कैसे रहे होंगे, और वो भी 9 महीने। उसकी बात पर अब शारदा जी की आंखें बड़ी हो गई थी। स्नेहा ने अब एक बार फिर से अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, अब मुझे समझ में आया कि मेरा एक ही जगह पर बैठे रहने का मन क्यों नहीं करता। मैं खुद सारा दिन कंफ्यूज रहती हूँ, और ये सब कुछ अंगद जी की इस लिटिल प्रिंसेस की वजह से है। इसे भी अंगद जी वाली बीमारी है। उसकी बात सुनकर अब शारदा जी हंस रही थी। उन्होंने एक सर्वेंट के हाथों आशीष और अंगद के लिए चाय नाश्ता भिजवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ अंगद लैपटॉप पर अपना वो फुटेज देख रहा था जो आशीष लेकर आया था। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वो ट्रक जिसमें अंगद की गाड़ी टकराने वाली थी वो बिल्कुल साइड में खड़ा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो रॉन्ग साइड में खड़ा था, और वहाँ ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि वो ट्रक वहाँ पर किसी काम से खड़ा हो। वो बच्चा जो अंगद के रास्ते में आया उसे भी एक आदमी ने जानबूझकर वहां पर छोड़ा था, और फिर जैसे ही अंगद की गाड़ी पेड़ से टकराई वो आदमी उस बच्चे को लेकर तुरंत वहां से निकल गया था। उसकी एक गाड़ी में बैठते हुए की फुटेज भी वहां पर शो हो रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है, और अब अंगद का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।